नमस्कार दोस्तों, ईडुको सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग को इसके पहले वीडियो में साइंस के सबसे पहला वीडियो के सेक्शन फिजिक्स के अंतर्गत हम लोगों को पूरे सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर को कवर करना है इस पर बात किए थे। और आज हम लोग सर्वप्रथम उसमें से जो सबसे पहला चैप्टर है जो प्रकाश और उस प्रकाश के संबंध में दो महत्वपूर्ण घटना प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में बात किए थे। उन्हीं प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के संबंध में आज हम लोग पहला क्लास अपना शुरुआत करने वाले हैं। देखिए, इस प्रकाश चैप्टर में सबसे पहले हम लोग यह समझने वाले हैं कि प्रकाश होता क्या है, और इसके बाद हम लोगों को आज कौन कौन टॉपिक कवर करना है इस पर थोड़ा सा पहले बात कर लें। देखिए, प्रकाश और प्रकाश के अंतर्गत के दो घटना, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ना है। इसके बाद पढ़ना है किरण। किरण क्या है और किरण से ही बनता है, देखिए, प्रकाश से बनता है किरण और किरण से निर्माण होता है किरण पुंज, जो कि किरण पुंज क्या है वह भी 3 प्रकार का होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ना है दीप्त वस्तु क्या है, अदीप्त वस्तु क्या है, वस्तु कहिए या पदार्थ कहिए। उसके बाद पढ़ना है प्रकाशीय माध्यम और पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी 3 प्रकार के पदार्थ के अलग अलग अवस्था होता है, तो उन तीनों के रूप के बारे में पढ़ाई करेंगे। उसके बाद देखना है प्रकाश का यह जो टॉपिक में सबसे हेडिंग ही दिया हुआ है प्रकाश का परावर्तन, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। और यह जो प्रकाश का परावर्तन होता है प्रकाश के परावर्तक सतह पर निर्भर करता है, तो यह परावर्तक सतह क्या है इस पर चर्चा किया जाएगा। तो सर्वप्रथम अभी हम लोग यह इस चैप्टर के अंतर्गत जो सबसे पहला टॉपिक जो कि प्रकाश क्या है इसी के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। प्रकाश, जिसे इंग्लिश में लाइट कहा जाता है, लाइट कहा जाता है। और यह प्रकाश क्या है, देखिए, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। आखिर इसे ऊर्जा क्यों कहा जाए, इसका भी तो कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। प्रकाश को एक प्रकार का ऊर्जा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि प्रकाश, जैसे कि एक एग्जांपल में लिया जाए बल्ब। बल्ब क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, या फिर और कहा जाए तो बल्ब पहले विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है और प्रकाश ऊर्जा से उसके बाद उसको ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। तो इसके आधार पर कहा जा सकता है कि प्रकाश एक तरह का ऊर्जा होता है, और इसी प्रकाश के उपस्थिति के माध्यम से ही द्वारा ही हम लोग किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश जब तक उपस्थित ना हो तब तक ले हम लोग किसी भी वस्तु को देखना संभव नहीं है। प्रकाश के उपस्थिति में ही एक स्वस्थ आँख वाले आदमी देख सकता है। अगर स्वस्थ आँख होते हुए भी प्रकाश न हो तब भी किसी भी पदार्थ को देखना संभव नहीं है, अर्थात यह एक प्रकार के ऊर्जा के रूप में काम करता है। तथा दूसरा बात यह समझना है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करती है। कैसी रेखा में, प्रकाश हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करती है। और यह जो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, इसी के आधार पर कहा जा सकता है
कि सीधी रेखा को ऋजु रैखिक रेखा कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रकाश के यह सीधी रेखा में गमन करने के कारण से ही इसे ऋजु रैखिक संरचना सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। क्या बोला जाता है? ऋजु रैखिक रैखिक संरचना सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ऋजु रैखिक संरचना सिद्धांत तथा प्रकाश एक प्रकार का विद्युतीय चुंबक तरंग होता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है और प्रकाश की चाल, यही टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। प्रकाश की चाल यहाँ कहना ज़्यादा उचित नहीं होता है, प्रकाश की वेग कहा जाएगा, क्योंकि जब सीधी रेखा में प्रकाश गमन करता है तो अर्थात यह सदिश के रूप में काम करेगा और सदिश के लिए शब्द यूज किया जाता है वेग। तो कहा जाएगा प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है और इसे थोड़ा घुमाकर कहा जाए तो कहा जा सकता है कि 3 × 10⁻, अगर यहाँ 5 कहा जाए तो कहा जा सकता है किलोमीटर प्रति सेकेंड, या इसी को दूसरे रूप में कहा जाए तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो परीक्षा में किस टर्म को अपनाते हुए सवाल बनाया जाएगा इसका तो कोई गारंटी नहीं होता है, लेकिन 10th में ज़्यादातर केस में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड का ही सवाल सेटिंग किया जाता है। और इसके आगे अगर आप लोगों को ITI, पॉलिटेक्निक या किसी दूसरे प्रकार का एग्ज़ाम देना है तो उसमें समझ विकसित होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि समझ विकसित आधारित ही सवाल उसमें पूछा जाता है। अगर ऐसे समझ विकसित नहीं किया जाए तो सवाल वही बाद में भारी लगने लगता है। देखिए, उसके बाद अब हम लोग यह विचार करेंगे कि प्रकाश के बाद में अगला जो टॉपिक है वह है प्रकाश के बाद अगला जो टॉपिक है वह है किरण। क्या है? किरण। तो किरण क्या है? प्रकाश के गमन की पथ। क्या है? प्रकाश गमन की पथ को प्रकाश गमन की पथ को किरण के रूप में जाना जाता है। और यह किरण मुख्यतः किरण से ही, जब एक अकेले सिंगल रहेगा तो वह किरण कहा जाता है, लेकिन बहुत सारा किरण एक साथ मिल जाता है तो वह किरण पुंज कहलाने लगता है। अर्थात कहा जा सकता है कि किरण से ही
पुंज का निर्माण होता है। क्या होता है? किरण पुंज। देखिए किरण और पुंज, यहाँ पुंज का अर्थ होता है समूह, अर्थात कहा जा सकता है किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। पूछा जाए किरण पुंज क्या है तो कहा जाए कि किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहा जाता है। तो यह किरण पुंज हो गया। अब समझना है कि यह किरण पुंज 3 प्रकार के होता है। कितना प्रकार का होता है? किरण पुंज टोटल 3 प्रकार के होता है। कौन कौन? एक होता है समांतर किरण पुंज, दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज और तीसरा होता है अपसारी किरण पुंज। कौन कौन? समांतर समांतर किरण पुंज, दूसरा है अभिसारी किरण पुंज और तीसरा है अपसारी किरण पुंज। जिसमें समांतर किरण पुंज वह किरण पुंज होता है जो समान दूरी पर जो किरण का अलग अलग पुंज पाया जाता है, अर्थात समूह का निर्माण होता है, उसे समांतर किरण पुंज कहा जाता है। अर्थात समान अंतर पर जो किरण पुंज निर्मित हुआ होता है समांतर किरण पुंज के नाम से जाना जाता है। और अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज ऐसा किरण पुंज जिसमें बहुत सारे किरणों का समूह एक साथ एक बिंदु पर आकर मिल जाता है, अर्थात संश्रित हो जाता है। तो किसी किरण को एक जगह बिंदु पर संश्रित होने की घटना अभिसारी किरण पुंज के नाम से जाना जाता है। और संश्रित होने के कारण से इसे संश्रित किरण पुंज के रूप में भी जाना जाता है। संश्रित। तो सवाल बन जाता है कि अभिसारी किरण पुंज का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखना है संश्रित। और अपसारी किरण पुंज क्या है? प्रकाश की किरण एक बिंदु से फैलकर बहुत सारे अलग अलग दिशाओं में फैलता है। तो इस तरह से प्रकाश के एक बिंदु से फैल जाने की घटना ही अपसारी किरण पुंज के नाम से जाना जाता है। और अपसारी किरण पुंज को अपसृत किरण पुंज के रूप में भी जाना जाता है। क्या? अपसृत किरण पुंज के रूप में भी जाना जाता है। अपसृत किरण पुंज के रूप में भी जाना जाता है। जैसा कि आप लोग चित्र से देखें, समांतर किरण पुंज, एक किरण पुंज यह हो गया, एक किरण पुंज यह हो गया, एक किरण पुंज यह हो गया। जब तीनों किरण पुंज समान दूरी पर चलता है तो इस तरह से बनने वाले किरण पुंज को समांतर किरण पुंज के नाम से जाना जाता है। और जब किरण एक साथ एक बिंदु पर जाकर मिलता है तो इस तरह के बनने वाले किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। तथा एक बिंदु से प्रकाश फैलकर और बहुत सारे अलग अलग दिशाओं में प्रकाश के फैलने की घटना प्रकाश का अपसारी किरण पुंज के रूप में जाना जाता है। अब हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे अगला टॉपिक कि दीप्त वस्तु क्या है और अदीप्त वस्तु क्या है। क्या? दीप्त वस्तु, दीप्त वस्तु कहिए चाहे पदार्थ कहिए, दीप्त। और दूसरा क्या है? अदीप्त। दीप्त वस्तु को दूसरा एक और नाम आत्मदीप्त भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? आत्मदीप्त। आत्मदीप्त। इससे एक और नाम दिया गया है
प्रदीप्त। प्रदीप्त, देखिए यह आखिर दीप्त वस्तु होता क्या है, चाहे दीप्त पदार्थ होता क्या है? ऐसा पदार्थ जिसके अंदर अपना खुद का प्रकाश होता है और उसके खुद के प्रकाश से वह प्रकाशित होता है। तो इस तरह के पदार्थ को, इस तरह के वस्तु को दीप्त वस्तु के रूप में जाना जाता है। जैसे कहा जाए तो जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य, और इसी सूर्य से अपना खुद का प्रकाश निकलता है, और सूर्य भी एक प्रकार के तारा है, इसीलिए कहा जा सकता है कि तारे भी अपने आप में आत्मदीप्त पदार्थ होता है। अदीप्त पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिसमें अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, तो उसे अदीप्त पदार्थ के रूप में जाना जाता है। जैसे कोई भी पदार्थ जिसमें खुद का प्रकाश नहीं हो, जैसे पत्थर, ईंट, किताब, ये सभी पदार्थ में खुद का प्रकाश नहीं होता है, etc। अब जानना है कि यह जो दीप्त पदार्थ होता है, इस दीप्त पदार्थ को भी बांटा जाए तो दो अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। एक ऐसा पदार्थ जो इस दुनिया में पहले से ही बना बनाया हुआ है, इसमें कहा जा सकता है कि भगवान, ईश्वर, अल्लाह, चाहे जिस तरह से कहिए, के द्वारा पहले से ही इस दुनिया में मौजूद है। उसे प्राकृतिक दीप्त पदार्थ कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक दीप्त पदार्थ। अर्थात कहा जाए तो ऐसा दीप्त पदार्थ जो प्रकृति में पहले से ही उपलब्ध होता है, उसे प्राकृतिक दीप्त पदार्थ के रूप में जाना जाता है। और एक होता है मानव निर्मित दीप्त पदार्थ, अर्थात इसे कृत्रिम तरीका से बनाया गया होता है, इसीलिए इसे कृत्रिम दीप्त पदार्थ के रूप में भी जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल कहा जाए तो प्राकृतिक दीप्त पदार्थ में ऐसा पदार्थ जिसमें खुद का अपना प्रकाश होता है और प्रकृति में वह ईश्वर के ही द्वारा बने बनाया उपलब्ध होता है, उसे प्राकृतिक दीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल कहा जाए तो कहा जाए सूर्य, क्योंकि सूर्य मानव नहीं बनाता है। तारा को भी कोई मानव नहीं बनाता है। और मानव निर्मित दीप्त पदार्थ में जैसे लीजिए एग्जाम्पल, तो इसमें कहा जाएगा दीपक अर्थात दिया। तो दीपक को हम लोग मानव खुद बनाते हैं, इसीलिए यह मानव निर्मित दीप्त पदार्थ हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल कहा जाए तो हो सकता है मोमबत्ती भी हम लोग खुद अपने से बनाते हैं। और आगे बहुत सारा हो सकता है, जैसे कि बल्ब भी इसी के अंतर्गत आएगा। अब आगे हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि प्रकाशीय माध्यम क्या है। क्या प्रकाशीय माध्यम के बारे में समझना है। प्रकाशीय माध्यम को होता क्या है? प्रकाशीय माध्यम, देखिए इस दुनिया में आँख होने के बावजूद भी जब तक प्रकाश न हो तब तक ले किसी भी पदार्थ को देखना संभव नहीं है। अर्थात किसी भी आदमी को स्वस्थ आँख होने के बावजूद भी तभी देख सकता है जबकि वह किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की उपस्थिति हो, तभी देख सकता है। अर्थात कह सकते हैं प्रकाशीय माध्यम प्रकाशीय क्षेत्र को कहता है। क्या? प्रकाशीय क्षेत्र, प्रकाशीय क्षेत्र
अर्थात जिस क्षेत्र में प्रकाश फैला हुआ रहता है उस पूरे क्षेत्र को प्रकाशीय माध्यम के रूप में जाना जाता है। और यह प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होता है, एक समांगी तथा दूसरा विसमांगी। क्या? एक समांगी तथा दूसरा विसमांगी। देखिए यहाँ समझना है, समांगी मांगी अर्थात कह सकते हैं प्रकाशीय माध्यम ऐसा प्रकाश का क्षेत्र जिसमें प्रकाश के सभी क्षेत्र के अंतर्गत, प्रकाश के पूरे क्षेत्र के अंतर्गत समांगी अर्थात सौ का अर्थ होगा समान, और वह जो क्षेत्र होगा उसके अंतर्गत प्रकाश का गुण एवं बनावट समान समान होगा तो कहा जाएगा कि वह समांगी प्रकाशीय माध्यम है। तथा विषम का मतलब होता है अलग अलग, अर्थात प्रकाश का वह क्षेत्र जिसमें प्रकाश बहुत अलग अलग प्रकार से फैला हुआ रहता है, कहीं प्रकाश ज़्यादा होगा तो कहीं प्रकाश कम होगा, तो इस तरह के प्रकाश के क्षेत्र को विसमांगी माध्यम के रूप में जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल सहित अगर अब समझा जाए तो समांगी के अंतर्गत कहा जाएगा जल। क्या कहा जाएगा? समांगी प्रकाशीय माध्यम में लिया जाए तो जल, क्योंकि जब जल अर्थात पानी जब पूरा साफ हो जाता है तो उसमें प्रकाश बहुत अच्छा से आर से पार कर जाता है, तो कहा जाएगा कि जल एक समांगी प्रकाशीय माध्यम है। तथा सबसे सुपर एग्जाम्पल इसका होता है कांच, क्योंकि कांच अर्थात शीशा में प्रकाश पूर्णतः आर से पार साफ साफ चला जाता है। और विसमांगी प्रकाशीय माध्यम में जैसे एग्जाम्पल लिया जाए तो कहा जाएगा हवा, क्योंकि हवा में प्रकाश कभी ज़्यादा होता है तो कहीं कम होता है। तो इस आधार पर हम लोग समझे कि प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार का होता है, समांगी और विसमांगी। जिसके सभी गुण एवं बनावट समान समान होता है तो उस प्रकाशीय माध्यम को समांगी प्रकाशीय माध्यम कहा जाता है, और जिसका गुण एवं बनावट समान समान नहीं होता है उसे विसमांगी प्रकाशीय माध्यम के रूप में जाना जाता है। अब हम लोगों को अगला टॉपिक यह समझना है कि यह जो पदार्थ होता है जिससे प्रकाश क्रॉस करेगा या नहीं, यानी कि प्रकाश पार करेगा, किस पदार्थ से प्रकाश पार करेगा और किस पदार्थ से प्रकाश पार नहीं कर पाएगा, इसको समझना है। तो इसके आधार पर कहा जाएगा कि प्रकाश तीन प्रकार के होता है। देखिए यह जो टॉपिक सब बारी बारी से बताया जा रहा है, यह ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है पारदर्शी। क्या समझना है? पारदर्शी। उसके बाद समझना है अपारदर्शी, अपारदर्शी। तथा तीसरा में समझना है पारभासी। पारभासी। पारदर्शी, पार मतलब कहा जा सकता है कि आर से पार, दर्शी यानी कि दृश्य कह सकते हैं। दर्शी का अर्थ ले सकते हैं दृश्य, अर्थात ऐसा पदार्थ जिसमें प्रकाश आर से पार हो जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या बोले? ऐसा पदार्थ जिसमें प्रकाश आर से पार
हो जाता है तो उस तरह के पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ के रूप में जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिया जाए तो इसमें कहा जाएगा कांच, कांच और जल, क्योंकि कांच में और जल में प्रकाश आर से पार पूर्णतः कर पाता है, इसीलिए इसे कहा जाएगा पारदर्शी। अब समझना है हम लोगों को अपारदर्शी। पारदर्शी के लिए हम लोग समझे कि जिस पदार्थ में प्रकाश पूर्णतः आर से पार कर जाता है उसे पारदर्शी प्रकाश कहा जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। और यहाँ समझना है अपारदर्शी, और लग जाने का अर्थ होता है नहीं। किसी भी पदार्थ, किसी भी शब्द में जब अ शुरू में आकर लग जाता है तो यह अ नहीं का अर्थ देने लगता है, अर्थात जिस पदार्थ से प्रकाश आर से पार नहीं कर पाता है उसे अपारदर्शी पदार्थ के नाम से जाना जाता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल लिया जाए तो कह सकते हैं पत्थर, ईंट, अर्थात यह सब वैसा पदार्थ है जिसमें प्रकाश आर से पार नहीं कर पाता है, तो इसीलिए इसे अपारदर्शी पदार्थ के रूप में जाना जाता है। अब समझना है पारभासी, अर्थात ऐसा पदार्थ जिसमें प्रकाश पूर्णतः पार नहीं कर पाता है, आधे अधूरा पार कर पाता है, तो उस तरह के पदार्थ को पारभासी पदार्थ के रूप में जाना जाता है। अर्थात ऐसा पदार्थ जिसमें प्रकाश आधे अधूरा पार कर पाता है उसे पारभासी पदार्थ के रूप में जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिया जाए तो तेल लगा हुआ कागज, क्या? तेल लगा कागज। और कहा जाए तो घिसा हुआ कांच का टुकड़ा, घिसा हुआ कांच, यह पारभासी है। देखिए अब समझना है कि यह जो अपारदर्शी पदार्थ होता है, इस अपारदर्शी पदार्थ के ही द्वारा एक टॉपिक निर्माण होता है जिसे छाया के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले आज अभी हम लोगों को यह समझना है कि छाया क्या होता है। देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है, कैसी वस्तु? अपारदर्शी। जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है तो टकराने के बाद उसके विपरीत दिशा में, किस दिशा में? विपरीत दिशा में एक काला छाया, एक काला सा क्षेत्र बनने लगता है। तो उस तरह से काला सा क्षेत्र बनने वाले को ही छाया के नाम से जाना जाता है। और इसी काला छाया को आगे यहाँ प्रकाश के परावर्तन, अगला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू।